हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 11वीं आर्ट्स का है भाई, पॉलिटिकल साइंस का, पेज नंबर बी 27 पे वही चैप्टर चला रहा है जिसका जो ये पहले कराए थे। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य कब और कब जोड़े गए, मौलिक अधिकारों को उपयोगिता, भारतीय संविधान में अधिकार, प्रामदेश लेख, यहाँ तक करा दिया था प्रामदेश लेख। अब देखो भाई, ये कह रहा है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि ये सिद्धांत संविधान के द्वारा आगामी सरकारों के लिए कुछ नैतिक निर्देश है। ये सिद्धांत इस प्रकार के आदेश हैं जिनके पर आगामी सरकारों को जनता के हित में कार्य करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, प्रेरणा दी गई है। ये सिद्धांत इस प्रकार के आदेश हैं जिस पर आगामी सरकारों को जनता के हित में कार्य दी गई है। राज्य सरकार के नीति निर्देश सिद्धांतों के दो लक्षण क्या है। ये राज्य की शासन व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत है। ये सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। राजनीति के दो समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, राज्य ऐसा प्रयास करे कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की बाधा पहुँचे। दूसरा, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। दोनों को समान कार्य के समान वेतन। राजनीति के कोई दो गांधीवादी निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ तथा प्राधिकार प्रदान करेगा जिनसे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। दूसरा है, अनुच्छेद 40 के अनुसार समाज के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और कबीलों की शिक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करेगा तथा उन्हें सामाजिक न्याय एवं शोषण से बचाएगा। ये क्या है भाई, अनुच्छेद 40 के अनुसार है। कह रहा है कि भाई समाज में राज्य देश दुर्बल वर्गों के लिए अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा का प्रावधान भी करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायत गठन के लिए प्रयत्न करेगा। ठीक है, और समाज में न्याय एवं शोषण से बचाएगा। तो गांधीवादी था। अब राजनीति के कोई दो उदारवादी निर्देशक सिद्धांत बताइए। राज्य समस्त भारत में समान आचार संहिता लागू करने का प्रयत्न करेगा। राज्य ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व रखने वाले स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करेगा, उन्हें नष्ट होने से बचाएगा। राजनीति के उदारवादी सिद्धांत। अब राज्य नीति के किन्हीं दो अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना। दूसरा, राष्ट्रों के मध्य उचित व सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखने का प्रयास करना। दूसरा है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की आलोचना के कोई दो आधार बताइए। नंबर 1, निर्देशक सिद्धांत के पीछे कानूनी शक्ति का अभाव है। दूसरा, 20वीं शताब्दी में लागू होने वाले निर्देशक सिद्धांत 21वीं शताब्दी में भी उपयोगी होंगे या आवश्यक नहीं है। 20वीं शताब्दी में लागू होने वाले निर्देशक सिद्धांत में भी उपयोगी होंगे यह आवश्यक नहीं है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के कोई दो महत्व लिखिए। ये सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगे। ये सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की सहायता की स्थापना में सहायक सिद्ध होगा। दूसरा, इन सिद्धांतों में सरकार की नीतियों में निरंतरता तथा स्थिरता संभव होगी। अच्छा भाई, अब देखो मौलिक अधिकार क्या है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिक कौन से मौलिक अधिकार दिए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। मौलिक अधिकार उन सुविधा, स्वतंत्रता तथा अधिकारों कहते हैं जो एक व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए ये वे मूल है जिनका प्रयोग किए बिना व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास नहीं कर सकता। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में मतलब प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के कुछ मूलाधिकार देता है। भारतीय संविधान द्वारा भी नागरिक कुछ मूलाधिकार दिए गए हैं, वो इस प्रकार है। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है भाई।
तो ये सारी क्या है, अधिकार है। तो इनके बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। और सभी राज्यों का यह प्रयास होता है, सभी राज्य मतलब सभी देशों का, कि ये अपने सभी नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करे, मौलिक अधिकार। अच्छा भाई, अब है भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का महत्व बताइए। बोले ये तो अधिकार दिए, महत्व क्या है इनका, देखो। भारतीय संविधान में दी गई मौलिक अधिकारों का बहुत महत्व है। ये देश की सभी नागरिकों को समान रूप से विकास के अवसर प्रदान करते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कानून के सामने समानता पर बल देता है। ये नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं। ये प्रयोग से वे अपने जीवन की उन्नति तथा विकास कर सकते हैं। इन अधिकारों से भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के भी संकेत मिलता है। मौलिक अधिकार सरकार को निरंकुश पर रोक लगाते हैं और उसे मनमानी करने से रोकते हैं। ये अधिकार सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के विकास में सहायता करते हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। अब भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 5 विशेषता बताइए। यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की 5 विशेषता। नंबर 1, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार बहुत ही व्यापक तथा विस्तृत है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। दूसरा, मौलिक अधिकार न्याय संगत है। इसका अर्थ है कि इनका उल्लंघन होने पर नागरिकों को न्यायालय में जाकर न्याय मांगने का अधिकार है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, इसका अर्थ है कि इनका उल्लंघन होने पर नागरिकों को न्यायालय में जाकर न्याय मांगने का अधिकार है। तीसरा है, मौलिक अधिकार सीमित है, इनके प्रयोग पर कुछ सीमाएं लगी हैं। मौलिक अधिकार सीमित हैं, इनके प्रयोग पर कुछ सीमाएं लगी हुई है। चौथा है मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। पांचवा है, संकट काल में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। संकट काल में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, संकट काल में। ठीक है भाई। अब ये अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 दिए गए समानता के अधिकार का वर्णन करें। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार नागरिकों में जाति, रंग, धर्म, लिंग, स्थान आदि आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 15 के अनुसार, अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने में समानता प्रदान की गई है। ठीक है भाई। और अनुच्छेद 17 के अनुसार देश में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, उसका प्रयोग को कानून द्वारा अवैध घोषित कर दिया है। अनुच्छेद 18 द्वारा सैनिक तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है भाई। अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। देखो भाई, संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को दी गई स्वतंत्रता इस प्रकार है। नंबर 1, भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, विचार प्रकट कर सकता है समाज में या लोगों के बीच। दूसरा है, शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता। सभी शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हो जाए बिना हथियारों के, वो भी एक स्वतंत्रता है। तीसरा, समुदाय अथवा संघ बनाने की, भाई एक समुदाय बना ले, एक संघ बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा है, देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी भाग में घूमने आने जाने से, कोई तमिलनाडु जा रहा है जी, केरल जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, हिमाचल जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, बिहार जा रहा है, कहीं भी घूमने की क्या है, आज़ादी है भाई। पाँच, देश में किसी भी स्थान पर बसने की स्वतंत्रता है। देश में किसी भी स्थान पर बसने की स्वतंत्रता है। पहले क्या है कि भाई जम्मू कश्मीर को छोड़कर नहीं बस, लेकिन अब वहाँ भी ऐसा हो गया है कि देश में कहीं भी जाकर बसने की स्वतंत्रता है। ठीक है भाई। छठा है, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। किसी भी तरह का बिजनेस करने की स्वतंत्रता देश में कहीं भी,
कुछ भी काम कर सकता है, वो भी एक स्वतंत्रता है उसको। ठीक है भाई, ठीक।